सुप्रभात। हम एमए फाइनल तृतीय प्रश्न पत्र महाकवि भास के अंतर्गत अभी तक मध्यम व्यायोग नाटक की समालोचना का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आगे अगला पॉइंट है नाटकीय संविधान। प्रस्तुत ग्रंथ की नाटकीय विशेषताओं की चर्चा कथा वस्तु और व्यायोग नामक शीर्षकों में की जा चुकी है। फिर भी यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। मध्यम व्यायोग की सारी घटनाएं रसानुभूति और कौतूहल की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। नेपथ्य से आने वाली किसी असहाय की पुकार दर्शकों में करुणा का संचार करती है। सूत्रधार के साथ ही सामाजिकों के भी मन में उस वृद्ध ब्राह्मण तथा उग्र प्रकृति वाले घटोत्कच के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सबकी नज़रें रंगमंच पर ही जाती हैं। क्षण भर में सबका हृदय भय और करुणा से आपूर्ण हो जाता है। संकटापन्न स्थिति में ब्राह्मण परिवार का एक दूसरे के प्रति अपूर्व सहानुभूति और प्रेम करुणा को प्रवर्धित कर देता है। भीम और उनके पुत्र घटोत्कच का युद्ध आश्चर्य और आशंका से मन को आंदोलित कर देता है। भविष्य के परिणाम की जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए महाकवि भास ने कथानक के मोड़ बड़े मार्मिक रखे हैं। प्रारंभ से अंत तक आशा और निराशा का ताना बाना बुना गया है। अंत में हिडिंबा का भाव परिवर्तन दर्शक को आश्चर्यचकित कर देता है। संभावित परिणाम एकाएक बहुत दूर चला जाता है और रोद रस के स्थान पर प्रेम की ही पीयूष धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का हृदय भर जाता है और दर्शक हर्ष विभोर हो उठते हैं। इस प्रकार कवि ने इस नाटक को नाटकीय तत्वों से पूर्ण और रोचक बनाया है। भाषा शैली और कथोपकथन। भाषा शैली की दृष्टि से यह नाटक बड़ा सफल है। लंबी और समासांत पदावली का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है और कहीं एक या दो वाक्यों से अधिक कोई पात्र बोलता ही है। इससे एक विशेष प्रकार की गतिमयता आ गई है। भाषा में कहीं भी दुरूह या अप्रचलित शब्द नहीं आया है, अतः उसमें पूर्ण प्रभा और प्रभावोत्पादकता भी है। मध्यम को पुकारने पर भीम का उपस्थित होना और ब्राह्मण परिवार को छोड़ देने के लिए बार बार कहे जाने पर यह कहना कि यदि मेरे पिता भी दृढ़ निश्चय पूर्वक इसे छोड़ दो कहे तो भी माता की आज्ञा से पकड़ा गया, ये ब्राह्मण न छोड़ा जाता, बड़ा ही नाटकीय बन पड़ा है। प्रत्येक पात्र अपने व्यक्तित्व के कारण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और स्वतंत्र है। कथोपकथनों के द्वारा एक और कथा का विकास और फलाप्ति हिडिंबा भीम मिलन की सुनिश्चितता होती है, तो दूसरी ओर पात्रों का चरित्र भी स्पष्ट होकर सामने आता जाता है। संकलन त्रय। नाटकों की सफलता कार्य, देश और काल, इन तीनों के संकलन की एकता पर निर्भर करती है, ऐसा मत है। मध्यम व्यायोग को यदि इस कसौटी पर कसा जाए तो यह खरा उतरता है। प्रारंभ में ब्राह्मण परिवार की कथा मध्यम पांडव के आगमन की सुदृढ़ भूमिका है और उसी के माध्यम से भीम दर्शकों के सम्मुख सहसा पर स्वाभाविक रूप में उपस्थित होते हैं। मध्य में घटोत्कच और भीम का युद्ध घटना चक्र में गत्वरता और उत्सुकता के साथ साथ प्राप्ति आशा की ओर संकेत करते हैं। इन सब की परिणति हिडिंबा भीम मिलन में बिना किसी अस्वाभाविकता के होती है। इस प्रकार प्रस्तुत कृति में कार्य की एकता स्पष्ट है। प्रस्तुत नाटक एकांकी और एक ही दृश्य का है, अतः स्थानांतर की संभावनाएं भी नहीं होती और है भी नहीं। बस जहाँ पर्दा उठता है वहीं सब घटनाएं एक के बाद एक बड़ी सरलता से घटित होती चली जाती है। रंगमंच एक वनस्त्री के रूप में सामने आता है और अंत तक बना रहता है। थोड़ा सा परिवर्तन हिडिंबा की कुटी आदि के दृश्य में है, पर यह बिना दृश्य बदले ही किसी संकेत द्वारा अवगत कराया जा सकता है। इसलिए
इस नाटक में स्थान की देश की एकता बनी रहती है। भास ने प्रस्तुत नाटक की सारी घटनाओं को एक ही दिन में 2 प्रहरों में समाप्त कर दिया है। अतीत की ओर न विशेष आकर्षण है और न भविष्य की चिंता। सारी कथा वस्तु एक ही दिन के पूर्वार्ध तक सीमित है। प्रातःकाल ब्राह्मण परिवार अपने संबंधी के उत्सव में सम्मिलित होने को निकल पड़ता है और रास्ते के आवर्जित वन प्रदेश में उसका घटोत्कच से पीछा होता है। थोड़ी देर के बाद भीम आते हैं। तत्पश्चात 1-2 घंटे में युद्ध इत्यादि समाप्त करके हिडिंबा से मिलन होता है। इस प्रकार सारी घटनाओं की समाप्ति दोपहर के थोड़ी देर बाद तक हो जाती है। अतः समय में भी कोई विशेष प्रसार नहीं है और समय की एकता का पूर्ण निर्वाह अति यत्नकृत हुआ है। काव्य तत्व। दृश्य काव्य में तत्व की अनिवार्यता सर्वथा सिद्ध है। भावानुभूतियों की अभिव्यक्ति में बिना काव्य का सहारा लिए सफलता नहीं मिलती। रस दशा में सामाजिकों को पहुँचने के लिए एक कवि भास ने अनूठी कल्पनाओं के अनेक चित्र खींचे हैं। प्रस्तुत नाटक के अप्रस्तुत विधान अधिकतर सादृश्य मूलक है, जो रूपानुभूति के साथ हृदय में कवि के अभिष्ट रस की भी उत्पत्ति करते हैं। प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध कवि की प्रौढ़ उपमा का सुंदर उदाहरण है। रूप सादृश्य के द्वारा कवि ने एक सुंदर चित्र उपस्थित किया है। तृतीय श्लोक में कवि ने संतस्थ ब्राह्मण परिवार की मानसिक विकलता का बड़ा ही सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। सांग रूपक ने थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ भाव व्यक्त करा दिया है। सूत्रधार कहता है, भ्रांते सुते परिव्रतस्तरुणे स दारे वृद्धो द्विज निशिचरानुचरः स एषः व्याख्यानुसार चकितो वृषभ स धेनुः संत्रस्तवत्सक इव आकुलतामुपेति। भयाक्रांत तरुण पुत्रों और पत्नी से युक्त राक्षस से पीछा किया गया यह बूढ़ा ब्राह्मण सिंह के आक्रमण से चकित गाय और पूर्ण रूप से डरे हुए बछड़ों से युक्त वृषभ की भांति व्याकुल हो रहा है। इस पद्यांश में कवि ने भावों को बिना किसी आडंबर के सीधे सरल शब्दों में बड़ी सफलता से व्यक्त किया है। जहाँ तक काव्य चित्रों का प्रश्न है, वे भावोद्रेक और रसानुभूति में बड़े सफल सिद्ध हुए हैं। एक एक श्लोक के द्वारा कवि ने इतनी गहरी अनुभूति जगाई है कि नाटक के पात्र सजीव और प्रभावोत्पादक बन गए हैं। घटोत्कच के रौद्र रूप का सांगोपांग विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रथम ब्राह्मण कुमार कहता है कि इसके नेत्र सूर्य और चंद्र के भांति तेजोमय है। मोटा और चौड़ा सीना, आभा से युक्त उसके केश और पीले रेशम का वस्त्र पहने हुए अंधकार के समान श्याम वर्ण वाले घटोत्कच के बाहर निकले हुए सफ़ेद दांत ऐसे हैं मानो नवीन चंद्र की कला जलपूर्ण मेघ में लीन हो रही है। ग्रह युगल निभाक्ष पीन विस्तीर्ण वक्षा कनक कपिल कश पितकोशय वासा तिमिर नीव वर्ण पांड्रोद व्रत दृष्टो नव इव जलगर्भो लीयमानेन इंदुलेख। इसी प्रकार संभावना एवं सादृश्य मूलक अप्रस्तुतों द्वारा रूप चित्रण में इन्हें अन्यत्र भी सफलता मिली है। रूपक के द्वारा भयानक आकृति को और भी स्पष्ट किया गया है, जैसे मृत्यु, पुरुष विग्रह इत्यादि। भावों को आस्वाद्य बनाने के लिए कवि ने बड़ी सुंदर उपमाएं चुनी है, जिनके दर्शन कई स्थलों पर होते हैं। भावानुरूप छंदों के विधान में भी कवि ने कौशल दिखाया है। प्रस्तुत व्यायोग में कुल 52 छंद है। कुछ अनुष्टुप की अधिकता से इस लघुकाय एकांकी को बोझिल मानते हैं, पर भास के ये छोटे पर अर्थगर्भित श्लोक नाटक में रसात्मकता ही उत्पन्न करते हैं, न कि गतिरोध। चरित्रण। मध्यम व्यायोग में भीम, घटोत्कच, हिडिंबा, वृद्ध केशवदास, ब्राह्मणी और उनके 3 पुत्र, कुल मिलाकर 8 पात्र हैं। वृद्धा ब्राह्मणी और हिडिंबा इनको छोड़कर शेष 6 पुरुष पात्र हैं। नाटक की दृष्टि से भीम का स्थान महत्वपूर्ण है।
यही इसके नायक है, क्योंकि उन्हीं को लक्ष्य में रखकर हिडिंबा ने यह षड्यंत्र रचा है और बाद में वे फलभोक्ता होते हैं। दूसरा महत्व घटोत्कच को दिया जा सकता है, जो कि फलागम के लिए एक साधन के रूप में हमारे सामने सिद्ध होते हैं, और हिडिंबा मध्यम ब्राह्मण कुमार केशवदास और बाद में 2 कुमारों और ब्राह्मणी का महत्व क्रमश स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद।